प्यारे बच्चों, मैं यास्मीन सर फिर आप सबके साथ आज एक नई चैप्टर लेकर आज हम पढ़ेंगे अपराध। एक नया चैप्टर जिससे पहले भी मैं बहुत चैप्टर आप सबको पढ़ा चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे अपराध। ये दो भाइयों के बीच की कहानी है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। कौन बोल रहा है? कि छोटा भाई बोल रहा है कि मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। आश्चर्य था कि पूरे गांव में सभी लड़के मुझसे 6 वर्ष बड़े थे। मैं इसलिए सबसे छोटा था और अकेला था। सब खेलते तो उनके पीछे मैं लग जाता। मेरे भाई बचपन से अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था, लेकिन वे बहुत सुंदर थे, देवताओं की तरह। वे आसपास के कई गांव में सबसे अच्छे तैराक और उनको हाथ के पंजों की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। गुस्से से नारियल और ईंटें तोड़ देते थे। जबकि मैं दुबला पतला था, कमज़ोर और चिड़चिड़ा। मुझे अपने भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। मैं सबसे छोटा था, इसलिए मैं भाई के लिए एक उत्तरदायित्व की तरह था। वे मुझसे प्यार करते थे और मेरे प्रति उनका रुख एक संरक्षण की जिम्मेदारी जैसा था। सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता तो भाई आकर मेरी मदद करते। जोड़ी और पाली वाली कई खेलों में वे मुझसे अपनी पाली में शामिल कर लेते। कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में मुझे शामिल करने के हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था। अक्सर भाई मेरी वजह से ही हारते, फिर भी वे मुझसे कभी कुछ नहीं कहते थे। मैं उनकी जिम्मेदारी था और वह उसे निभाना चाहते थे। जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने कभी मुझे नहीं मारा। जो कुछ मैं बताने जा रहा हूँ उसका संबंध भाई और मुझसे ही है। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है, ऐसी घटना जो जीवन भर आपका साथ नहीं छोड़ती और अक्सर समृद्धि में बीच बीच में कहीं अचानक सुलगने लगती है, किसी अंगारे की तरह। वह उस दिन यह कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम की ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा करती है। ऐसे में कोई भी खेल बहुत तेज, गतिमय और सम्मोहक हो जाता है। सभी लड़के खटबल खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थी। पूरी ताकत से खटबल को जमीन पर आगे की ओर गति देते हुए सीधे मारा जा रहा था। ताकत और संवेग से नम धरती पर गिरा हुआ खटबल गुलाटियां खाते हुए बहुत दूर तक जाता था। मुझ में न इतनी ताकत थी, न मैं इतना बड़ा था कि खटबल उनकी उतनी दूर तक पहुंचाता। जबकि वहां एक होड़, एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो चुकी थी। कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता। हर कोई अपनी अकेली क्षमता से लड़ता है। भाई भी उस खेल में डूब गए थे। वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्से और तनाव में और ज़्यादा ताकत से खटबल फेंक रहे थे। बात समझ में आ रही है? वे मुझे पूरी तरह भुला चुके थे। वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। 6 वर्ष पीछे कमज़ोर उस दिन उस खेल में शामिल होने के लिए मुझे 6 वर्षों की दूरी पार करनी पड़ती, जो मैं नहीं कर सकता था। भाई जीतने लगे थे। उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना में दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। मुझे पहली बार यह लगा कि मैं वहाँ कहीं नहीं हूँ।
मुझे रोना आ रहा था और भाई के प्रति मेरे भीतर एक बहुत ज़बरदस्त प्रतिकार पैदा हो रहा था। मैं अपनी खटबल को अकेला अलग खड़ा हुआ एक पत्थर पर पटक रहा था। मैं ईर्ष्या, आत्महीनता, उपेक्षा और नगण्यता की आंच में झुलस रहा था। तभी अचानक मेरा खटबल चट्टान से टकराकर उछला और सीधे मेरे माथे पर आकर लगा। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरे ओर दौड़े और खेल बीच में ही रुक गया था। वह क्या हुआ? भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे, लेकिन उनका दाएं पैर पोलियो की शिकार था, इसलिए वे मेरे साथ दौड़ नहीं सकते थे। उन्होंने लंगड़ा कर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी। सिर के बाल खून से लिथड़ गए थे। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी। ऐसी हालत में माँ क्या की? माँ उनसे देखकर डर गई और रोने लगी। पिताजी घबराए हुए घाव पर पाउडर डालने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि मुझे भाई ने खटबल से मारा है। तभी मैंने देखा कि भाई लंगड़ाते हुए चले आ रहे हैं, अकेले। उनको आशंका हो गई होगी, वे डरे हुए रहे होंगे। भाई बार बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी उन्हें पीटे जा रहे थे। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सज़ा मिल रही थी। मैंने भाई का चेहरा देखा, वे मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखें लाल थीं और उनमें करुणा और कातरता थी, जिसे वे मुझसे याचना कर रहे हों कि मैं सच बोल दूं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उन्हें सज़ा मिल चुकी थी। फिर इतनी जल्द बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। क्या पता पिताजी फिर मुझे ही मारने लगे। मैं डर गया था। यह घटना बरसों पुरानी है, लेकिन भाई की वो कातर आंखें अब भी मुझे कभी कभी घूरने लगती है, याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई। मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें आज जाग उठती है, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोझ से भर उठती है। मैं अपनी इस अपराध के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस अपराध की सज़ा पाना चाहता हूँ, लेकिन अब तो माँ और पिताजी भी नहीं हैं जिससे मैं यह बताऊँ कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं, जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्हें वह घटना याद ही नहीं। वे उसे बिल्कुल पूरी तरह भूल चुके हैं। तो इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है? क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसके बारे में लिए गए जो निर्णय था वह गलत और अन्यायपूर्ण था, लेकिन जिसे अब बदला नहीं जा सकता? और क्या यह ऐसा अपराध नहीं है जिसे कभी भी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे मुक्ति अब असंभव हो चुकी है? तो यह था अपराध का चैप्टर, जो कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों, टेक केयर।